नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं टेस्ट सिविल्स के प्लेटफॉर्म पर। आज हमने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए संसदात्मक शासन पद्धति, अध्यक्षात्मक शासन पद्धति, संघीय शासन पद्धति, एकात्मक शासन पद्धति को अच्छे से समझने जा रहे हैं। और इसके अलावा इन टॉपिक्स के ऊपर और फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यानी कि संविधान की जो विशेषताएं हैं, इस टॉपिक के ऊपर यूपीएससी और आरपीएससी में जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं उन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो आज की जो क्लास होगी वो बेसिकली इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम संसदात्मक शासन पद्धति से। देखिए, जो वर्ल्ड है उसके अंदर दो प्रकार की शासन पद्धतियां पाई जाती है। एक होती है संसदात्मक शासन पद्धति, जिसमें कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार होती है। एक होती है अध्यक्षात्मक शासन पद्धति, जिसमें कि राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली सरकारें होती है। यानी कि एक एग्जाम्पल भारत अच्छा एग्जाम्पल है, दूसरा का एग्जाम्पल अमेरिका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम संसदीय शासन पद्धति की विशेषताओं के बारे में बात करना चाहे और अध्यक्षात्मक शासन पद्धति की विशेषताओं के बारे में बात करना चाहे, तो पहली जो विशेषता है वो ये है कि संसदीय शासन पद्धति में दोहरी कार्यपालिका होती है। एक तरफ होती है आपकी नाम मात्र की कार्यपालिका, जो कि राष्ट्रपति होता है। दूसरा होता है आपके वास्तविक कार्यपालिका, जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो नाम मात्र का होता है, इसीलिए राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प भी कहते हैं कि भैया निर्णय तो सारे वास्तविक कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं, परंतु उसको ऑथराइज कौन करता है, उस पर साइन रबर स्टाम्प कौन लगाता है, तो वो राष्ट्रपति लगाता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा केवल और केवल साइन किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा वास्तविक कार्यपालिका के कहे अनुसार कार्य किए जाते हैं। वास्तव में तमाम सारे निर्णय तो वास्तविक कार्यपालिका ही लेती है। ये संसदीय शासन पद्धति की एक आधारभूत विशेषता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में जो राष्ट्रपति ट्रम्प होता है वही निर्णय लेता है और वही उसको लागू करने के लिए उसको ऑथराइज करता है। यानी कि वहां पर जो कार्यपालिका है वो एकल कार्यपालिका है। वहां पर आप देखोगे स्टेट का प्रमुख भी राष्ट्रपति है, तो राज्य का आपके सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति है। तो पहली विशेषता यह है कि यहाँ पर जो है वो दोहरी कार्यपालिका देखने को मिलती है। और दोहरी कार्यपालिका कौन सी? नाम मात्र की कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, और नाम मात्र का मतलब यह है कि जो रबर स्टैम्प के रूप में वो काम करते हैं, यानी कि केवल साइन करते हैं। जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है, वही सारे के सारे निर्णय लेती है और उन निर्णयों को इंप्लीमेंट करने के लिए जो साइन करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में देखोगे कि आप एकल कार्यपालिका होती है। एकल कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वही राज्य का भी प्रमुख होता है यानी कि स्टेट का भी हेड होता है, और वही गवर्नमेंट यानी कि सरकार का भी हेड होता है। इसके ठीक अगर दूसरी विशेषता की अगर हम बात करना चाहें, तो जो संसदीय शासन पद्धति होती है उसमें दोहरी सदस्यता भी होती है। अच्छा, दोहरी सदस्यता से आप क्या समझते हैं? तो दोहरी सदस्यता से हम ये समझते हैं कि भैया जो भी कार्यपालिका के सदस्य होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होगी, वो पूरी तरीके से चुनी जाएगी किसमें से? विधायिका में से ही। और वो विधायिका की न केवल बैठकों में भाग लेंगे, न केवल उनके सदस्य होंगे, बल्कि उनके तमाम सारे प्रश्नों का जवाब भी देंगे। चाहे वो प्रश्नकाल शून्यकाल में पूछे गए हो या अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, तमाम सारे प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के द्वारा उनका उत्तरदायित्व जब तय किया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है उनकी दोहरी सदस्यता होती है। यानी कि वो किसके सदस्य होते हैं? विधायिका में से ही चुने जाते हैं। विधायिका यानी कि जो केंद्र में संसद होती है और राज्यों में जो विधानमंडल होती है उसके ही सदस्य होते हैं। ये दोहरे सदस्य होते हैं। जबकि यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद होती है वो निर्वाचित नहीं होती है। पहली बात तो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, राष्ट्रपति फिर प्राइवेट रूप से जो है मंत्रिपरिषद को हायर करता है। अब प्राइवेट रूप से हायर करता है, इसीलिए वहां की किचन कैबिनेट जो होती है वो अनिर्वाचित होती है। अब चूंकि राष्ट्रपति ही उन तमाम सारे मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करता है, उनकी नियुक्ति करता है, इसीलिए वो पूरी की पूरी जो कैबिनेट है, पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद है, वो उत्तरदायित्व भी किसी के प्रति होगी या वो जवाबदेह अकाउंटेबल भी किसी के प्रति होगी? राष्ट्रपति के प्रति। जबकि यहां पर आप देखोगे कि वो ही उत्तरदायित्व जो है आपको संसद के प्रति देखने को मिलता है। तो यहां पर जो किचन कैबिनेट होती है वो क्या होती है? वो राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही चुनी जाती है और उसके द्वारा ही नियुक्त होती है। तो राष्ट्रपति द्वारा ही क्या होती है?
चयनित होती है और उसके द्वारा ही उसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। इसीलिए वो उत्तरदायी भी किसके प्रति होगी, इसीलिए वो जवाबदेह भी राष्ट्रपति के प्रति ही, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति ही होती है। ठीक है, जबकि यहां पर क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है वो विधायिका में से चुनी जाती है, इसीलिए वो जवाबदेह भी किसके प्रति होती है, विधायिका के प्रति होती है। तो यहां पर जवाबदेह या उत्तरदायी सरकार होती है। जवाबदेह किसके प्रति होती है, विधायिका के प्रति। ठीक है, जबकि यहां पर विधायिका से कोई लेना देना ही नहीं है। एक और अगर हम अंतर देखना चाहें तो ये जो है वो पूरी तरीके से पूर्णतः शक्ति पृथक्करण का पालन करती है। पूर्णतः शक्ति पृथक्करण जो होता है, जो कि अवधारणा आपके मोंटेस्क्यू ने दी थी, उस अवधारणा का पालन करती है। और शक्ति पृथक्करण की अवधारणा के तहत जो आपके विधायिका, अच्छा, शक्ति पृथक्करण की अवधारणा समझने से पहले ये देखो कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कौन होती है, जो जनता की इच्छा के अनुसार विधि का निर्माण करती है। कार्यपालिका उस विधि को जो क्रियान्वित करती है, कार्यान्वित करती है, वो कार्यपालिका। जबकि न्यायपालिका क्या करती है, विधायिका द्वारा निर्मित विधि और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों के संविधान सम्मत न होने पर उसको शून्य व अकृत घोषित करती है। और न्यायपालिका साधारणतः नागरिकों को न्याय भी प्रदान करती है। तो मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण की अवधारणा इसलिए दी थी ताकि ये तीनों की तीनों शक्तियां किसी एक व्यक्ति में या एक ग्रुप ऑफ जो पीपल है उसके अंदर केंद्रित ना हो जावे और वो नागरिकों के अधिकारों का हनन न कर लेवे। इसीलिए मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण की अवधारणा दी थी। वो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा मोंटेस्क्यू ने दी थी, उसको पूरी तरीके से फॉलो किया गया है अमेरिका के अंदर, क्योंकि वहां की कार्यपालिका, राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद पूरी तरीके से अलग होती है। वहां की विधायिका, सीनेट, कांग्रेस जो है प्रतिनिधि सभा, वो पूरी तरीके से अलग होती है। और वहां की न्यायपालिका अलग ही होती है। जबकि हमारे यहाँ पर आप देखो कि कार्यपालिका विधायिका में से चुनी जाती है, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका कमोबेश एक ही समूह के लोग होते हैं, एक ही दल के लोग होते हैं। जैसे कि हमारे भारत में देख लो कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है वो विधायिका की भी प्रमुख है, सर्वे सर्वे है, और कार्यपालिका की भी सर्वे सर्वा है। और विधायिका में भी कौन कौन से निर्णय, कौन कौन सी नीतियां, कौन कौन से एक्ट पारित करने हैं, वो भी वही ग्रुप ऑफ द पीपल जो है वो तय कर रहा है। तो यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का थोड़ा सा उल्लंघन हो रहा है, परंतु यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का पूर्णतः पालना की जाती है। तो अब 5वीं विशेषता अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि गोपनीयता जो है उसकी शपथ दिलाई जाती है तमाम सारे मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कि भैया राष्ट्रीय हित के नाम पर या राष्ट्रीय नीति के निर्माण के दौरान आपके पास में जो भी इनपुट आते हैं आप उसकी गोपनीयता को बरकरार रखोगे। जबकि यहाँ पर जो है वो गोपनीयता वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा भी अगर हम संसदीय शासन पद्धति और अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में और अंतर देखना चाहें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। तो यहाँ पर किसका नेतृत्व होता है, पीएम का नेतृत्व होता है। जबकि यहां पर किसका नेतृत्व होता है, यहां पर राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। इसके ठीक विपरीत एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहां पर जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, अगर उसको सदन में विश्वास प्राप्त है तो वो निचले सदन का विघटन कर सकती है। जबकि यहाँ पर राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होती है कि वो प्रतिनिधि सभा या वहां की जो कांग्रेस का जो निचला सदन है उसकी विघटन कर सके। तो यहाँ पर जो है वो निचले सदन का क्या कर सकती है, ये विघटन कर सकती है, निचले सदन का विघटन कर सकती है। जबकि ये प्रतिनिधि सभा का कोई विघटन नहीं कर सकती। ठीक है, ये जो है आपके संसदीय शासन पद्धति और अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में प्रमुख अंतर है। यहाँ पर पीएम का नेतृत्व होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। जब हम इनके गुणों और दोषों की बात करेंगे तो इसके गुण इसके दोष हैं और इसके दोष इसके गुण हैं। कैसे, तो इसमें कौन कौन सी जो है मेरिट्स है, मेरिट इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भैया यहाँ पर आप देखो कि उत्तरदायित्व,
या फिर देखो कि जो जवाबदेहिता अकाउंटेबिलिटी है उसको स्थायित्व पर आधिपत्य दिया गया है। यानी कि ये सरकारें जो है वो स्थायी नहीं हो सकती है। कई बार ऐसा आपने 90s के एरा में जो है तमाम सारी जितनी भी वीपी सिंह या और भी जो भी सरकारें गठित की गई थी, तो उन सरकारों में ये पाया होगा कि वो सरकार अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही तुरंत प्रभाव से गिर जाती थी, तुरंत प्रभाव से नई सरकार बन जाती थी। तो यहाँ पर सरकारें सरकारें भले ही अस्थायी होती है परंतु वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। जबकि इसके ठीक विपरीत यहाँ पर सरकारें स्थायी तो होती है कि भैया 4 साल तक ट्रम्प चुन लिया गया तो इसके हटने की संभावनाएं अविश्वास प्रस्ताव से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल महाभियोग की एक कठिन प्रक्रिया होती है, उसी के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है स्थायी कार्यकाल की कार्यपालिका होती है, जबकि यहाँ पर जो है अस्थायी कार्यकाल की कार्यपालिका होती है। यहाँ पर आपको उत्तरदायित्व जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है विधायिका के प्रति मंत्रिपरिषद की बहुत अच्छी ढंग से देखी जा सकती है। जबकि यहाँ पर मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति या कांग्रेस के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर क्योंकि अस्थायी सरकार है इसीलिए हो सकता है कि उनकी नीतियों में डावाडोल पना या अस्थिरता आपको देखने को मिले कि एक सरकार आए वो विनिवेश की बात करे, दूसरी सरकार जो है गवर्नमेंट राष्ट्रीयकरण की बातें करे। जबकि यहाँ पर जो है आपको नीति में निरंतरता देखने को मिलेगी, क्योंकि एक जो सरकार होती है, जैसे कि ट्रम्प के एग्जाम्पल पेरिस क्लाइमेट समिट से पीछे कदम लेने की बात करें तो ट्रम्प 1.0 में उन्होंने यह बात रखी थी, अब ट्रम्प 2.0 में भी वो जो है इसी तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने वो काम कर भी दिया है। कुल मिला के वहां पर जो है नीतियों की स्थिरता होती है, यहाँ पर नीतियों की अस्थिरता होती है। हमने सुना भी है कि एफडीआई का आना ना आना भी नीतियों की स्थिरता पर निर्भर करता है। तो इसकी मेरिट और डिमेरिट्स के अलावा और भी दूसरी कई सारी बातें हैं, जैसे कि संसदीय शासन पद्धति जो है वहां पर आपको और भी कई सारे गुण देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देखो कि जो है आपका संसदीय शासन पद्धति और अध्यक्षात्मक शासन पद्धति के गुण और दोषों को देखने से पहले कुछ और चीजें भी समझना जरूरी है। जैसे कि जो है हमारे यहाँ पर जो है संसदीय शासन पद्धति क्यों अपनाई गई है, हमारी जो शासन पद्धति है वो ब्रिटेन से किस प्रकार से अलग है, इसके कुछ और भी गुण दोष होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका में जो है यहाँ पर पूरी तरीके से समन्वय देखने को मिलता है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका दोनों कमोबेश एक ही दल के सदस्य होते हैं, इसीलिए दोनों में कोई टकराव नहीं होता है। जबकि ब्रिटेन में अमेरिका में हो सकता है कि कार्यपालिका किसी अन्य दल की हो और कांग्रेस में किसी अन्य दल को बहुमत हो, तो इन दोनों में आपस में टकराव हो सकता है। इसके ठीक विपरीत यहाँ पर उत्तरदायी सरकार देखने को मिलती है, वहां पर उत्तरदायी सरकार देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर निरंकुशता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये निरंकुश होकर कोई भी काम नहीं कर सकती। उसको प्रश्नकाल में वहां पर जो है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हो सकता है, वो कोई भी ऐसा निरंकुशता भरा काम नहीं कर सकती। जबकि ट्रम्प साहब के निर्णयों से आप अवगत है ही सही कि वो आनंद फानंद में जो भी निर्णय लेते हैं तो वो उसी निर्णय पर आगे बढ़ जाते हैं, तो वहां पर निरंकुशता दिखाई दे सकती है। जबकि इसके और गुणों की बात करें तो यहाँ पर वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था भी है। जैसे कि आप देखो कि संसदीय शासन पद्धति में जो है आपके किसी दल की सरकार है, अगर उस दल की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया जाता है तो विपक्ष की सरकार आने की संभावना भी होती है। छाया मंत्रिमंडल की अवधारणा ब्रिटेन में भी प्रचलित है, वही हमारे यहाँ पर भी है कि अगर कोई एक दल की सरकार गई है तो दूसरे दल की सरकार का नेतृत्व वहां पर आ सकता है। तो हमारे यहाँ पर वैकल्पिक जो है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था भी की गई है। संसदीय शासन पद्धति की एक प्रमुख विशेषता ये भी है क्योंकि इसके एक तो ये क्या संसद से संबंधित होती है, तो संसद में एक तो सारे के सारे जितने भी वर्ग है, जितनी भी जातियां है, जितनी भी नस्ल है, जितने भी जो है आपके धर्म है, जितने भी आपकी जो है चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, या जितनी भी जो है क्षेत्र है, जितनी भी भौगोलिक विविधता है, तमाम सारे क्षेत्रों से लोग आकर वहां पर बैठते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, और ये व्यापक प्रतिनिधित्व न केवल संसद तक सीमित रहता है बल्कि आपको मंत्री परिषद में भी देखने को मिलता है। आपको न केवल चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिलती है बल्कि चुनाव के बाद भी आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल में किस प्रकार से तमाम सारी जातियों का, तमाम सारे क्षेत्रों का, तमाम सारे धर्मों का, वर्गों का और लिंग का ध्यान रखा जाता है कि इस क्षेत्र से कोई व्यक्ति तो मंत्रिपरिषद में छूट नहीं गया। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व की व्यापकता आपको देखने को मिलती है। जबकि वहां पर एक ट्रम्प चुन लिया गया, अब वो प्राइवेट रूप से जो है अपनी मंत्रिपरिषद को हायर करेगा
तो हो सकता है कि किसी एक वर्ग को नजरअंदाज कर दे, किसी एक नस्ल को वो नजरअंदाज कर दे, हो सकता है वो महिलाओं को ना ले। तो इस प्रकार की चीजें वहां पर हो सकती है, परंतु हमारे यहाँ पर जो है वो व्यापक प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से किया जाता है। तो इसके कुछ गुण इस प्रकार से देखे जा सकते हैं कि भैया जो है यह भले ही स्थायी नहीं है परंतु उत्तरदायी तो है, क्योंकि स्थायी तो गुण उसका हो सकता है परंतु उत्तरदायित्व का गुण तो जो है संसदीय शासन व्यवस्था का ही है। इसी प्रकार से इसके दोषों की बात करेंगे तो ये एक तो पहले ही जो उसका गुण है वो इसका अवगुण हो जाएगा, यानी कि ये जो सरकार होती है वो अस्थिर होती है, वो अनस्टेबल होती है। कभी भी हो सकता है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो और वो सरकार हट जाए, उसके जगह कोई और सरकार आ जाए। तो ये क्योंकि अस्थिर होती है इसीलिए इसकी नीतियों में निश्चितता का अभाव होता है, निरंतरता का अभाव होता है। क्योंकि यहां पर जो है आप देखो ये शक्ति पृथक्करण का तो सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है कि भैया कार्यपालिका और विधायिका कमोबेश एक ही दल के सदस्य हैं, तो वो कार्यपालिका और जो मोंटेस्क्यू की जो अवधारणा है वो तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से लागू ही नहीं हो रही है। हो सकता है कार्यपालिका विधायिका मिलकर जो है वो नागरिकों के अधिकारों का हनन कर ले, हालांकि क्योंकि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है और उसको फॉलो किया गया है, तो इसकी संभावनाएं कम है। फिर भी यहाँ पर शक्ति पृथक्करण पूर्णतः जो है वो पालन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मंत्रिमंडल की निरंकुशता कई बार इस मामले में देखी जा सकती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि शक्ति पृथक्करण नहीं है तो मंत्रिमंडल कार्यपालिका के भी प्रमुख है, और मंत्रिमंडल यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद ही तो तय करती है कि जो है सदन में कौन सा विधेयक पारित करवाना है, कौन सा जो है नीति लानी है, कौन सा मुद्दा चलाना है। ठीक है, तो विधायिका की कार्यप्रणाली भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद ही तय कर रही है। तो यहाँ पर इसको मंत्रिमंडलीय निरंकुशता का उदाहरण भी दिया जा सकता है। इसीलिए संसदात्मक शासन पद्धति को प्रधानमंत्रीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, कैबिनेट सरकार का दर्जा भी दिया जाता है। इसके अलावा आप देखो कि अकुशल व्यक्तियों का संचालन इस रूप में है कि मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं वो हो सकता है कि उतने ज्यादा पढ़े लिखे और योग्य और कुशल ना हो जितने की उनके अधीनस्थ काम करने वाले जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो हो। तो उन अयोग्य व्यक्तियों के नीचे योग्य व्यक्तियों के कार्य करने की बाध्यता यहाँ पर मौजूद होती है, जबकि अमेरिका में इस प्रकार से नहीं होता। अमेरिका में तो और ट्रंप साहब जो है स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं उनको जो है यहाँ पर ले आते हैं, मतलब उनकी कैबिनेट में ले आते हैं और उनके कैबिनेट में लाकर क्या करते हैं कि उनके स्पेशलाइजेशन का फायदा उठाते हैं। इसके साथ में भी एक और जो दोष है वो यहाँ के लोगों में देखने को मिलेगा, मतलब इस व्यवस्था में देखने को मिलेगा कि राजनीति का जो अपराधीकरण है वो भी एक प्रमुख दोष है संसदीय शासन व्यवस्था का। वो किस प्रकार से, क्योंकि यहां पर चुनाव जीतने के लिए धन बल, बाहुबल, जातिवाद, क्षेत्रवाद है ना, और आपके जितने भी तरीके की विघटनकारी राजनीति है उनका प्रयोग किया जाता है यहाँ के राजनीतिज्ञों द्वारा मंत्री पद हासिल करने के लिए या चुनाव जीतने के लिए। जबकि संसदीय जो आपकी अध्यक्षात्मक शासन पद्धति है, क्योंकि वहां पर प्राइवेट रूप से हायर किए जाते हैं तमाम सारे सदस्य, तमाम सारे मंत्री, इसीलिए वहां पर क्या नहीं होता है, आपको ये वाली चीज देखने को नहीं मिलती है कि वो जो है राजनीति में आपराधिक कृत्यों को का समावेशन करेंगे, यानी कि धन बल, बाहुबल, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धार्मिक उन्माद, इनका सहारा लेते हो। तो यहाँ पर ये एक और दोष जो है आपको देखने को मिलेगा। हमारी संसदीय शासन प्रणाली को हमने क्यों स्वीकार किया गया, तो इसका सबसे पहला कारण है ब्रिटिश राज। क्योंकि ब्रिटिश का औपनिवेशिक राज हमारे यहाँ पर था, तो कई सारे जो चरण हमारे यहाँ पर चले हैं, उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी, तो उन चरणों में आप ये पाएंगे कि किस प्रकार से आप देखो कि 1892 में सबसे पहले जो है आपको मूलतः जो है प्रतिनिधित्व की अवधारणा मिलेगी, विधायिका का कॉन्सेप्ट, कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। 1909, 1919, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है इस संसदात्मक शासन प्रणाली की नींव लगती हुई नजर आती है। तो हमारे संविधान विशेषज्ञों ने इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, इस प्रशिक्षण का सकारात्मक उपयोग करने के लिए संसदात्मक शासन पद्धति को अपनाया है, ताकि हम, क्योंकि इस व्यवस्था के संरक्षण में रहे हैं, इस व्यवस्था के काफी करीब रहे हैं, तो हम इसका जो है काफी जल्दी तरीके से और अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकेंगे।
इसके अलावा भी संसदीय शासन पद्धति को अपनाया जाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये तमाम सारे वर्गों, तमाम सारे क्षेत्रों, तमाम सारे धर्मों, तमाम सारी जातियों, नस्लों को एड्रेस करने वाला, तमाम सारी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विविधताओं को एड्रेस करने वाला एक प्लेटफॉर्म बन सकता था। इसलिए हमने संसदीय शासन पद्धति को अपनाया। हम जो है वो कार्यपालिका और विधायिका में टकराव नहीं चाहते थे, इसलिए हमने संसदीय शासन पद्धति को अपनाया। हम जो है वो विभिन्न क्षेत्रों को जो है वो विभिन्न वर्गों को, क्षेत्रों को के हितों को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसीलिए हमने संसदीय शासन पद्धति को अपनाया। हमने भले ही स्थायित्व को उतना महत्व नहीं दिया, परंतु उत्तरदायित्व की जो भावना है, यानी कि मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, इस बात को इतना ज्यादा इंश्योर करने के लिए हमने जो है संसदीय शासन पद्धति को अपनाया है। अब अगर हम बात करें कि ये जो पद्धति है वो ब्रिटेन से किस प्रकार से अलग है, तो ब्रिटेन से इस प्रकार से अलग है कि एक तो ब्रिटेन का जो प्रमुख है वो राजा होता है, जो कि वंशानुगतता के द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि वहां पर तो राजशाही है। हमारे यहाँ पर तो राष्ट्रपति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जो राष्ट्र प्रमुख होता है, यानी कि हमारे यहाँ पर तो गणतंत्र है। पहला तो अंतर यही है। दूसरा अंतर यह है कि हमारा जो पीएम है वो निचले सदन का सदस्य हो या न हो ऐसा जरूरी नहीं है, जबकि ब्रिटेन में निचले सदन का सदस्य, प्रतिनिधि सभा का सदस्य होना, हाउस ऑफ कॉमन्स जो होती है उसका सदस्य होना बहुत जरूरी है। जबकि हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा कि मनमोहन सिंह जी जो है वो राज्यसभा के सदस्य थे, इसके बावजूद प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो है आप ये देखोगे कि संसद उतनी ज्यादा संप्रभु नहीं है। हमारे यहाँ पर संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय विद्यमान है, जबकि वहां पर संसद इतनी संप्रभु है कि वो पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा, जो कि लगभग असंभव सा काम है, इसके अलावा कोई भी काम कर सकती है। वहां पर संसद बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारे यहाँ पर संसद इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। हमारे यहाँ पर आप देखोगे कि किसी भी मंत्री को 6 महीने के अंदर जो है संसद की सदस्यता लेनी ही पड़ती है, तो ऐसा प्रावधान वहां पर नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ पर किसी मंत्री को, जब हम संसद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको और विस्तार में भी पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पर कोई मंत्री बिना संसद के सदस्यता हुए, बिना संसद की सदस्यता लिए हुए भी 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। हालांकि 6 महीने के भीतर जो है उसको संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये कुछ जो विशेषताएं हैं वो हमको ब्रिटेन से अलग करती हुई दिखाई देती है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, संसद जो है वो निर्वाचित, संसद सर्वोच्च नहीं है, पीएम निचले सदन का सदस्य, बाध्यता नहीं है, और 6 माह के में शपथ लेने का प्रावधान। इस प्रकार से हमने अभी पढ़ लिया है कि जो संसदीय शासन पद्धति होती है उसमें प्रमुख अंतर होता है कि यहाँ पर नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका होती है। यहाँ पर एक ही मुखिया होता है राज्य सरकार का, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुमत दल का शासन होता है। ये वाली चीज है कि हम ये चीज अपन भूल गए थे कि बहुमत दल जो होता है वो संसदीय सरकार में ही उसी का शासन होता है, जबकि राष्ट्रपति यानी कि जो अध्यक्षात्मक शासन पद्धति होती है उसमें हो सकता है कि राष्ट्रपति अलग दल से हो और जो है कांग्रेस जो है उसमें किसी अलग दल का बहुमत प्राप्त हो, तो वहां पर कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग दल की हो सकती है। वहां पर हो सकता है कि जो बहुमत प्राप्त कांग्रेस में दल है उसका राष्ट्रपति ना हो या उनकी सरकार ना हो, परंतु हमारे यहाँ पर जिसकी संसद में बहुमत होता है जिस दल का, उसी का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बनती है। हमारे यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व जो है निम्न सदन के प्रति होता है, ठीक है, जबकि वहां पर जो है राष्ट्रपति के प्रति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही उसकी चयन और नियुक्ति की थी। हमारे यहाँ पर वहां पर कांग्रेस के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। सदस्यता ना तो वो वहां की सदस्यता ग्रहण करते हैं ना ही उसमें भाग लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर तो दोहरी सदस्यता होती है, कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं और संसद के भी सदस्य होते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, वहां पर मंत्रिपरिषद का नेतृत्व होता है, सॉरी यहाँ पर राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। यहाँ पर निचले सदन का विघटन किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है प्रतिनिधि सभा का कोई विघटन नहीं कर सकता है। यहाँ पर गोपनीयता की बात की जाती है, यहाँ पर पूर्ण शक्ति पृथक्करण की बात की जाती है। इस प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन पद्धति और संसदीय शासन पद्धति में अंतर हम बहुत ही आसानी से बाइफरकेट कर सकते हैं। इनके गुण और दोषों को भी जो है देखा जा सकता है, और संसदीय शासन पद्धति ही हमने क्यों अपनाई है इस बारे में भी चीजें देखी जा सकती है। 1 मिनट आप देखिएगा इसको। अब जब हम आगे की तरफ बात करते हैं, अगले वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है संघीय सरकार और एकात्मक सरकार। देखिए कल जब विशेषताएं हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने इसकी कई सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की थी। अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, जैसे क्या होता है कि अमेरिका जो बना है वो किस प्रकार बना है। शुरू में इनके 11 राज्य थे,
फिर बाद में 50 राज्य हो गए। तो अमेरिका जो बना है वो इन तमाम सारे राज्यों में ये इस प्रकार से था कि ये अमेरिका जो है वो बाद में बना है। पहले क्या था, वो कई सारे छोटे छोटे राज्य थे। अब छोटे छोटे राज्यों ने आपस में डिसाइड किया कि भैया हम कुछ जो शक्तियां हैं वो इस जो आपके फेडरल गवर्नमेंट है उसको प्रदान करते हैं, और जो है हम एक संघ बनाते हैं। तो राज्यों ने समझौता किया, राज्यों के समझौते का निष्कर्ष है संघ, यानी कि राज्यों ने आपस में समझौते के द्वारा इस संघ का निर्माण किया। तो राज्यों का अविनाशी होना यहां से तय होता है कि राज्यों का विनाश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो संघ है वो किसके द्वारा निर्मित है, राज्यों के समझौते के द्वारा निर्मित संघ है। राज्य चाहे तो इस संघ से अलग हो सकते हैं, परंतु जो है संघ किसी भी राज्य को दो टुकड़े में बिना इसकी सहमति के नहीं बांट सकता, इसकी सीमा में कोई परिवर्तन बिना इसकी सहमति के नहीं कर सकता। जबकि इसके ठीक विपरीत एकात्मक सरकार में क्या होता है कि एक ही सरकार होती है। हालांकि जब भारत की व्यवस्था वाली संघीय व्यवस्था की बात करेंगे, या फिर जब हम यहाँ पर यूएसए लिख देते हैं और यहाँ पर कनाडा वाला संघवाद की बात करते हैं, तो कनाडा में क्या था, कनाडा में एक संघ था पहले, और उसने अपने आप को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, तो ये जो कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांटा है वो है विभेदीकरण। ये जो विभेदीकरण है उसमें एक संघ पहले से विद्यमान था और ये बाकी सारे राज्य जो है वो बाद में आए हैं। इन राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम नहीं है संघ, संघ के विभेदीकरण का परिणाम है ये संघ, मतलब ये राज्य। तो यहां पर विभेदीकरण है, यहां पर एकीकरण है। यहां पर राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, यहां पर राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। यहां पर राज्य जो है संघ जो है वो राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, छोटा बड़ा कर सकता है इसको। ठीक है, जो है जैसे ये जो राज्य है उसको इतना सा ही रख सकता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर राज्य संघ जो है वो राज्य में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर हमको एकीकरण देखने को मिलता है, यहाँ पर विभेदीकरण देखने को मिलता है। भारत भी कनाडा मॉडल वाला संघवाद है। यहाँ पर भारत में भी पहले भारत बना था, यानी कि विलय जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश राज्य के अंदर जब जो आपके राजा रजवाड़ों की जो रियासतें थी उनका विलय किया, भारत संघ बन गया। उसके बाद में राज्यों का निर्माण किया गया। आपने बाद में भी देखा होगा कि बंबई को किस प्रकार से गुजरात और महाराष्ट्र में बांटा गया, या फिर जो है तेलुगु को तेलुगु राज्य की जब डिमांड हुई तो आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। फिर आंध्र प्रदेश को भी जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सीमांध्रा में अलग तरीके से बांटा गया। तो वो क्या था, वो ये था कि संघ इतना पावरफुल है कि वो राज्यों को बाद में बनाता है। राज्य जो है वो संघ बनने के बाद की प्रक्रिया है, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, राज्य जो है संघ को चुनौती नहीं दे सकते। जबकि यहाँ पर वो तमाम सारी बातें लागू नहीं होती। यहाँ पर राज्य संघ से अलग भी हो सकते हैं, राज्य की सीमा में बदलाव करने से पहले संघ को अनुमति लेनी पड़ेगी। जबकि हमारा जो मॉडल है संघवाद वाला वो कनाडा मॉडल है। ये तो हुई एक बेसिक सी बात। अब वास्तव में अपन संघवाद क्या होता है और एकात्मक व्यवस्था से किस प्रकार अलग होता है उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, संघवाद जो होता है वहां पर यह होता है कि जहां पर राज्यों को महत्व दिया जाता है उसी को हम संघवाद कहते हैं, सिंपल शब्दों में। या फिर यूं कहो कि यहां पर क्या होती है, यहां पर दोहरी सरकार होती है। और दोहरी सरकार किस रूप में होती है, दोहरी सरकार इस रूप में होती है कि भैया संघ सरकार अलग होगी और राज्य सरकार अलग होगी, संघीय सरकार भी होगी और आपके क्या होगी, राज्य सरकार भी होगी। तो संघीय सरकार और राज्य सरकार होने के साथ में एक और विशेषता यहां पर आ जाती है कि इन दोनों के मध्य जो है शक्ति विभाजन भी कठोर होगा। क्या होगा, इन राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन, स्पष्ट शक्ति विभाजन होगा। तो शक्ति विभाजन कैसा होगा, यहाँ पर स्पष्ट होगा। जबकि आप यहां पर देखोगे कि यहां पर जो है वो एकल सरकार होगी, एकल राष्ट्रीय सरकार होगी। और एकल जो राष्ट्रीय सरकार है उसी में सारी की सारी शक्तियां जो है वो विद्यमान होगी। ये जैसे कि इसके एग्जाम्पल के रूप में आप यूएसए को ले सकते हो, आप जो है ऑस्ट्रेलिया को ले सकते हो, आप जो है इवन स्विट्जरलैंड को ले सकते हो, और भी कई सारे एग्जाम्पल है। इधर जो है आप यूके को ले सकते हो, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है, आप जापान को ले सकते हो, आप चीन को ले सकते हो, आप फ्रांस को ले सकते हो। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, एकल सरकार होती है, यहाँ पर दोहरी सरकार नहीं होती है। यहाँ पर जो है दोहरी सरकार नहीं होती है। ये एकल जो राष्ट्रीय सरकार होती है वो अपनी सुविधा के अनुसार स्थानीय सरकार का निर्माण कर सकती है।
परंतु अलग से जो है संविधान में कोई प्रावधान नहीं होता कि दोहरी सरकार होगी। दूसरी बात यह है कि जो सारे के सारी शक्तियां हैं, जैसे कि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन हो रखा है संघ और राज्य के बीच में, जबकि यहाँ पर सारी की सारी शक्तियां जो होती है वो किसके पास में होती है, वो इसी राष्ट्रीय सरकार के पास में होती है। सभी शक्तियां किसमें निहित होती है, इसी राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है। जब हम संघीय सरकार की बात करेंगे तो इसकी एक सबसे प्रमुख विशेषता ये भी होती है कि इसमें जो संविधान होता है वो सर्वोच्च होता है। मतलब संविधान से ऊपर कोई नहीं, संविधान में जो लिख दिया है वो सबसे ऊपर है। संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान लिखित होता है, यानी कि लिखा हुआ होता है, यानी कि जिसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि जिसको भुलाना थोड़ा सा मुश्किल हो। यहाँ पर संविधान जो है वो कठोर होता है। कठोर यानी कि जो लिखा गया है उसमें बदलाव बहुत ही मुश्किल से होगा, बहुत ही जद्दोजहद के बाद में होगा। तो यहाँ पर जो संविधान होता है उसकी क्या विशेषता होती है कि संविधान जो है वो आपके लिखित हो सकता है, मतलब लिखित होगा, वो कठोर होगा और वो क्या होगा, सर्वोच्च भी होगा। जबकि आप जब एकात्मक व्यवस्था की बात करोगे तो यहां पर संविधान जो है वो लिखित हो सकता है या फिर मौखिक हो सकता है। वो जो है आपके कठोर हो सकता है या लचीला हो सकता है। वो जो आपके वो जो है आपके सर्वोच्च भी हो सकता है और सर्वोच्च नहीं भी हो सकता है। ये तमाम सारी विशेषताएं एकात्मक सरकार में होती है, जबकि संघीय सरकार में ये विशेषताएं होती है। एक और विशेषता होती है कि यहाँ पर जो न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र होगी। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी और न्यायपालिका स्वतंत्र होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्योंकि ये स्वतंत्र होगी तो ये जो शक्ति विभाजन किया हुआ है, ये जो संविधान लिखित है, ये जो संविधान कठोर है, ये जो संविधान सर्वोच्च है, ये जो दोहरी सरकारें हैं, अगर इस मामले में कोई भी छेड़छाड़ संघ या राज्य अगर करना चाहे तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा इनके द्वारा किए गए असंवैधानिक कृत्यों को नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। जबकि यहां पर जो है न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और स्वतंत्र नहीं भी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज देखोगे तो संघीय सरकार जो है उसमें भी जो है आपको जो राज्य सरकार है, यानी कि जो राज्य है उनको संघ से अलग होने का अधिकार होता है। जो राज्य है वो अविनाशी प्रकृति के होते हैं, जबकि यहाँ पर राज्य की कोई वैधता नहीं होती है। राज्यों को कभी भी मिटाया या बनाया जा सकता है। ठीक है। ये कुछ विशेषताएं संघीय सरकार और एकात्मक सरकार की हमें देखने को मिलती है। अब इस स्लाइड में देख लेते हैं अपन के हमने कौन कौन सी चीजें लिख ली है। स्विट्जरलैंड, रूस, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और ब्राजील में संघीय सरकार देखने को मिलती है। ठीक है। कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और ब्राजील में भी है और रशिया में भी है। ठीक है। जबकि यहाँ पर यूके, जापान, फ्रांस, चीन में जो है आपको एकात्मक सरकार देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोहरी सरकार होती है, जबकि यहाँ पर एकल राष्ट्रीय सरकार होती है जो कि क्षेत्रीय सरकारों का निर्माण करती है। यहाँ पर लिखित संविधान होता है, सर्वोच्च संविधान होता है, कठोर संविधान होता है। जबकि यहाँ पर लिखित भी हो सकता है फ्रांस की तरह, अलिखित भी हो सकता है ब्रिटेन की तरह। यहाँ पर सर्वोच्च भी हो सकता है जापान की तरह, नहीं भी हो सकता है ब्रिटेन की तरह। यहाँ पर कठोर भी हो सकता है फ्रांस की तरह, लचीला भी हो सकता है ब्रिटेन की तरह। यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, जबकि यहाँ पर स्वतंत्र भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर जो है आपको जो है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच में शक्ति विभाजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में ही होती है, कोई विभाजन विद्यमान नहीं होता है। एक और जो विशेषता अपन भूल गए थे वो ये है कि ये जो है वो द्विसदनीयता होती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द्विसदनीयता होती है। द्विसदनीयता किस प्रकार से संघवाद की निशानी है, वो इस प्रकार से है कि द्विसदनीयता मतलब सदन के अंदर, संसद के अंदर दो सदन होंगे। कांग्रेस के अंदर प्रतिनिधि सभा और सीनेट दो सदन है। तो ये जो सीनेट है या ये जो राज्यसभा है, वहां पर जितने भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो तमाम सारे राज्य जो है उनके प्रतिनिधि है और राज्यों के प्रतिनिधि वहां पर क्या कर रहे हैं, राज्यों की आवाज उठा रहे हैं। जब भी कोई भी लॉ यहाँ से पारित होता है
तो ये जो है वो राज्य की आवाज बताते हुए इस लॉ को संशोधित करते हैं, इस लॉ को राज्यों की दृष्टिकोण से परखते हैं कि कहीं ये राज्यों की शक्ति को छीनने वाला लॉ तो नहीं है। यानी कि जो द्विसदनीयता है, यानी कि जो राज्यों के प्रतिनिधियों की सभा है, यानी कि जो राज्यसभा है या सीनेट है, वो क्या करती है, लॉ को राज्यों की दृष्टिकोण से नापती और जोकती है, ताकि वो लॉ जो है इस संघवाद को नुकसान ना पहुंचा सके। जबकि यहां पर द्विसदनीयता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि आप यहां पर देख लो कि द्विसदनीयता जैसे कि ब्रिटेन में और एक सदनीयता जैसे कि चीन में। इस प्रकार से संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में हमको अंतर समझ में आता है। परंतु हमारा जो संघवाद है वो अमेरिका की तरह नहीं है। हम एकात्मक भी नहीं है ब्रिटेन की तरह। हमारा जो संघवाद है वो कनाडा मॉडल वाला है। हमारे यहाँ पर राज्य जो है उनको केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक, हमारे यहाँ पर जो पूरा का पूरा संघ बना है, भारत संघ जो बना है, वो राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य भारत के बाद में बने हैं। जैसा कि कनाडा में जो राज्य है वो कनाडा संघ बनने के बाद में बने हैं, यानी कि कनाडा के जो राज्य है वो कनाडा से अलग होने का अधिकार नहीं रखते हैं। उसी प्रकार से भारत भी के जो राज्य है वो भारत से अलग होने का अधिकार नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम नहीं है। जबकि अमेरिका में आप जाओगे तो अमेरिका जो संघ है वो उनके राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम है। तो वहां के राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भी है, और संघ जो है राज्य जो है वहां पर अवशिष्ट शक्तियां भी धारित करते हैं। हमारे यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां भी धारित नहीं करते। अब जैसे ये जो संघवाद, अब संघवाद में यहाँ पर भारत भी आ जाएगा। तो भारत और अमेरिका के संघवाद में अगर अंतर देखना चाहे तो कैसे देखेंगे कि भारत में जो है आपके दोहरे संविधान नहीं होते हैं, जबकि अमेरिका में दोहरे संविधान होते हैं। राज्य का अलग संविधान, केंद्र का अलग संविधान, संघ का अलग संविधान। ठीक है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं होती। वहां पर केंद्र के जो राज्य के अमेरिका की अलग नागरिकता होती है, राज्य की अलग नागरिकता होती है। वहां पर के जो संघ का प्रमुख होता है यानी कि राष्ट्रपति जो होता है, राज्य के प्रमुख की नियुक्ति में कोई भूमिका अदा नहीं करता। जबकि हमारे यहाँ पर तो जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है वो राज्यपाल की नियुक्ति करती है और उसके प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बनी रहती है, जैसा कि कनाडा से हमने लिया है। ठीक है, वहां पर जो है दोहरी न्यायपालिका है। संघीय मामलों के लिए फेडरल कोर्ट है तो राज्य मामलों के लिए जो स्टेट कोर्ट है। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है। वहां पर आपको देखने को मिलेगा दोहरी नागरिकता, दोहरे संविधान, दोहरी जो है लेखा प्रणाली या फिर दोहरे न्यायपालिका, तमाम सारी दोहरी चीजें। हमारे यहाँ पर एकीकृत निर्वाचन पद्धति, एकीकृत लेखा पद्धति और तमाम सारी चीजें एकीकृत देखने को मिलेगी। तो हमारे यहाँ पर संघवाद उतना ज्यादा प्योर संघवाद नहीं है जैसा कि अमेरिका का। हमारा क्वाजी फेडरलिज्म है, हमारा अर्ध संघवाद है जो कि कनाडा मॉडल वाला लिए हुए हैं। यानी कि हमारे जो संघवाद है उसमें विभेदीकरण द्वारा कनाडा की तरह ही बड़े राज्य से किस प्रकार से संघ में परिवर्तित हुआ है 1867 में, और एकीकरण वाला जो राज्य है वो नहीं है हमारे यहाँ पर। जैसे कि संघवाद जो है वो दो प्रकार का होता है कि एकीकरण जैसे कि अमेरिका में हुआ है, जैसे कि मैंने पहले जो आपको इमेज बना के जो समझाने का प्रयास किया है। हमारा क्या है, निर्माण विखंडित तरीके से हुआ है, विभेदीकरण द्वारा हुआ है। ठीक है, कनाडा में अगर हम देखें तो कनाडा में संघ शब्द प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया। हमारे यहाँ पर तो संघ शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया गया। हमारे तो अम्बेडकर जी ने कहा है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, यहां पर जो है भारत जो संघ है वो राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्यों ने मिलकर भारत को संघ बना दिया, नहीं। हमारे यहाँ पर संघ पहले बना है फिर राज्य बने हैं, और हमारे यहाँ पर राज्यों को पृथक होने का अधिकार भी नहीं है संघ से। जबकि जो है अमेरिका में तो ऐसा अधिकार है उनको। ठीक है, हमारे यहाँ पर भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद है बजाय कि राज्य की ओर झुका हुआ संघवाद। ठीक है, हमारे यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास में बजाय कि राज्यों के पास में। ठीक है, तो ये तमाम सारी जो विशेषताएं हैं हमारे संघवाद की रही है। इसके अलावा भी संघवाद की और सारी विशेषताएं मैंने कल भी आपको पढ़ाई थी, तो ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ पर दोहरी सरकारें हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है, इधर जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, उधर जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। इधर आपको संसद देखने को मिलेगी, उधर आपको विधानमंडल देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारे यहाँ पर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और जो है आपके समवर्ती सूची विद्यमान है। संघीय सूची पर जो है संघ यानी कि भारत कानून बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची पर दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर टकराव होने पर संघ का कानून ज्यादा मान्य होता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, हमारे यहाँ पर लिखित संविधान है, सर्वोच्च संविधान है और कठोर संविधान है।
ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमारे यहाँ पर है, ताकि अगर राज्य या केंद्र कोई भी इस संघीय ढांचे को जो है बदलने का प्रयास करते हैं तो न्यायपालिका उसके इस द्वारा इस किए गए कृत्य को नल एंड वॉइड घोषित कर सके। ठीक है। हमारे यहाँ पर द्विसदनीयता है। किस प्रकार से द्विसदनीयता, यानी कि राज्यसभा किस प्रकार से राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों की भावनाओं को जो है केंद्र में रखती है, तो ये वाली बात भी हमारे यहाँ पर संघीय विशेषता है। परंतु इसके बावजूद जो है हमारा संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव वाला क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक सशक्त केंद्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी जैसे 7वीं अनुसूची है, तो यहाँ पर राज्य जो सूची है उसको राज्य मामलों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, नो डाउट। परंतु जो समवर्ती सूची है उसको राज्य सूची पर अभी मतलब है ना आधिपत्य प्राप्त है। इसी प्रकार से संघ सूची को समवर्ती सूची पर आधिपत्य प्राप्त है। इवन राज्य सूची पर भी 5 मामलों में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, विशेष रूप से राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और जो है जब 2 राज्य इनसे ऐसा करने के लिए अनुरोध करें, ऐसे कई सारे मामले जो है वो अपन संसद वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर एक ही संविधान है, दोहरा संविधान नहीं है। हमारे यहाँ पर एक ही नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। हमारे यहाँ पर संविधान का लचीला, हालांकि कठोरता भी है, परंतु कठोरता और लचीलेपन का समन्वय विद्यमान है। हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है, वहां पर दोहरी न्यायपालिका है। हमारे यहाँ पर केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जबकि वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप राज्यों के प्रमुख की नियुक्ति में कोई रोल अदा नहीं करता। ठीक है। हमारे यहाँ पर केंद्र के एजेंट के रूप में भी कई बार राज्यपाल काम करते हैं, वहां पर ऐसा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाएं मूल रूप से IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो होती है वो होती है, और वो राज्यों के कानूनों को भी लागू करती है, केंद्र के कानूनों को भी लागू करती है। हमारे यहाँ पर सिविल सेवा का कोई स्पष्ट जो है बाइफरकेशन नहीं है, जबकि वहां पर स्पष्ट बाइफरकेशन है। आपातकालीन प्रावधान भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपातकाल में पूरा जो भारत है वो, अच्छा हमारे संघवाद की एक ये भी विशेषता है कि शांति काल में तो हम संघीय बने रहते हैं, परंतु जैसे ही आपातकाल लगता है तो हम कैसे बन जाते हैं, आपातकाल लगता है तो हम तुरंत प्रभाव से एकात्मक हो जाते हैं। जैसे कि आपने इतिहास में भी देखा होगा कि हमारे संविधान विशेषज्ञों ने ये सीख वहीं से ली होगी कि हम जब जब बिखरे हुए रहे हैं तब तक कोई बाहरी आक्रमणकारी आया है और हमें जीत लिया है। चाहे आप जो है आपके शक, हूण, कुषाण का उदाहरण लो, चाहे आप जो है तुर्क, मंगोल, मुगल इनका एग्जाम्पल लो, चाहे आप अंग्रेजों का ही एग्जाम्पल लो, क्योंकि भारत आपस में लड़ रहा था। इसीलिए मोहम्मद गोरी, इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम, इसीलिए जो है प्लासी और बक्सर में अंग्रेज जीत पाए हैं। तो ये भारतीय संविधान विशेषज्ञों ने पाया कि आपातकाल में तो कम से कम भारत जो है वो एक हो जाना चाहिए। तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो आपातकालीन प्रावधान जो है उसमें भारत तुरंत प्रभाव से एक हो जाता है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सूची के तमाम सारे मामले संसद के पास में आ जाते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की जगह राज्यपाल और CS के द्वारा वो सीधे के सीधे राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पर राज्य जो है वो अनश्वरणीय है, ऐसा नहीं है कि राज्य अविनाशी है, राज्यों को कोई खत्म नहीं कर सकता। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, किस प्रकार की राज्यों की सीमाओं को में बदलाव किया जाता रहा है। ठीक है। हमारे यहाँ पर राज्यों में प्रतिनिधित्व में समानता में भी अभाव है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक सीट छोटे राज्यों को मिल रही है तो 31 सीटें जो है आपके यूपी को मिल रही है। तो राज्यों की मांग सब, जैसे आप USA में जाओगे तो वहां पर सभी राज्यों को 2-2 सीटें मिली हुई है, जबकि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर ऐसा है कि जो भी दूसरे राज्य हैं मतलब बड़े राज्यों की ज्यादा बातें सुनी जाएगी, छोटे राज्यों की कम बातें सुनी जाएगी, जबकि वहां पर समानता थी, द्विसदनीयता में समान प्रतिनिधित्व था सीनेट के अंदर, जबकि हमारे यहाँ पर असमान प्रतिनिधित्व तो वो एकात्मकता का उदाहरण हो गया। राज्य के विधेयकों पर वीटो लगाने का अधिकार एकात्मक हो गया। राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत लेखा प्रणाली, ये भी एकात्मकता की विशेषताएं हैं। ठीक है। तो ये तमाम सारी चीजें हो जाती है। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो हमने संघीय पद्धति को ही क्यों अपनाया, क्योंकि भैया हमारा क्षेत्रफल है 32.9 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इतना बृहद क्षेत्र है जिसमें पहाड़ भी है, मैदान भी है, पठार भी है, तो तटीय एरिया भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में बैठे हुए किसी सरकार को यह पता लगे कि तमिलनाडु की जनता क्या चाह रही है या उनको किस प्रकार की जो है कानून की जरूरत है, किस प्रकार के क्रियान्वयन की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो पहाड़ी राज्यों में कोई नीति बने वो रेगिस्तान में भी एप्लीकेबल हो, या फिर मैदानों में जो नीति बने वो तटीय क्षेत्रों में भी एप्लीकेबल हो, द्वीपीय क्षेत्र में जो नीति बने वो पठारी क्षेत्र में भी एप्लीकेबल हो। तो
वहां की स्थानीय स्वायत्तता, स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए हमने संघवाद को अपनाया, ताकि हम जो है वहां के जनता की डिमांड को एड्रेस कर सके। अच्छा ठीक है, स्वायत्तता को तो हमने ध्यान रखा क्योंकि विविधता इतनी सारी है, परंतु इसके साथ में आपातकाल को भी ध्यान रखा और एकता और स्वायत्तता में समन्वय का भी ध्यान रखा कि भैया आपातकाल में हमको तुरंत प्रभाव से एक हो जाना है। ठीक है, तो ये तमाम सारे कारण रहे कि हमारा वृहद आकार है, इसलिए हमने संघवाद को अपनाया, ताकि सभी राज्यों में अपनी स्थानीय सरकारें, स्थानीय राज्य सरकारें हो सके और वहां के लोगों की आवाज बन सके। ठीक है, हमारे यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता इतनी ज्यादा है कि संघवाद की जरूरत आनी ही पड़ी। इतनी बड़ी संस्कृतियां, अलग अलग संस्कृतियां हैं, एक तरफ जो है पंजाबी कल्चर है, तो एक तरफ तमिल कल्चर है, एक तरफ राजस्थानी कल्चर है, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट वाली कल्चर है। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य, ये जो मध्य आपके जनजातीय एरिया, वहां पे अलग कल्चर है, तो आप देखोगे जो है जम्मू कश्मीर में अलग कल्चर है। ठीक है, तो स्वायत्तता और एकता में संतुलन बनाए रखने के लिए हमने संघवाद को अपनाया है। अच्छा, ये संघवाद को वाला जो है चैप्टर हमने जैसे अभी यहाँ पर समझने की कोशिश की है, इसके अलावा भी जैसे कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप निश्चित रूप से उस टॉपिक को वापस कमेंट कर सकते हैं, उस पर वापस भी कोई चीजें अस्पष्ट रह गई है तो उसके बारे में और जानकारी भी आपको दी जाएगी। और इसके अलावा जैसे कल जो है जो लास्ट वाला लेक्चर हुआ था उसमें कई सारे विद्यार्थियों ने ये भी कहा था कि आप जो है कुछ लेक्चर हिंदी में भी, जैसे इंग्लिश की स्लाइड लगा दी थी तो हिंदी में भी रिकॉर्ड करो। देखो, मैं जो है अपना अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ कि मुझे जैसे मैं पहले यूपीएससी में लगा हुआ था, वहां पर भी जैसे कई सारे एग्जाम दिए, कई सारे एग्जाम में पास हुए, कुल मिला के कमोबेश ऐसा रहा कि इंडिया लेवल पर बहुत अच्छे नंबर लाने के बावजूद जो है अंतिम जो है नियुक्ति नहीं मिल पाई। परंतु आप ये देखिए कि जैसे जब मैं आरपीएससी में आया तो आरपीएससी में मैं फाइनली मतलब इतने अटेम्प्ट मुझे क्यों लग गए, तो इस अटेम्प्ट को लगने के पीछे कारण ये था कि मैं शुरू से ही इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया। अब जैसे शुरू से ही इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया तो आप देखोगे कि 2018, 21 और 23 वाले जो मेंस हुए हैं उनमें मेरे जीएस 1 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में 90 के समथिंग नंबर है, मतलब अच्छे खासे नंबर है उनके अंदर। ठीक है, फिर भी मैं फाइनली सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पेपर 4 में हमेशा से ही जो है 70, 75 इसके आसपास ही नंबर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी एक लैंग्वेज से जो है गुरेज ना करें, क्योंकि देखो अगर आपको आरएस बनना है तो पेपर 4 बहुत अच्छे से आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जैसे अब जैसे आगे हम बात करते हैं ना कि जैसे ये कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर यूपीएससी खुद ट्रांसलेट करने में कई सारी गड़बड़े कर देती है, तो अब जब हम भी कुछ ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें गड़बड़े होने निश्चित सी बात है। इसलिए मैंने जो सोर्स है उसको मतलब उसकी प्योरिटी बरकरार रखने के लिए जो है इंग्लिश में लगाया था। अब ये जैसे गूगल ट्रांसलेशन वाला लगा दिया तो अब इसमें हो सकता है कोई गड़बड़ हो, तो वो आप देख लेना। बाकी मेरा मानना ये है कि अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप अभी से देना उस पर समय देना स्टार्ट करें, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आराम से हिंदी इंग्लिश को दीजिए। निश्चित रूप से जैसे मैंने भी पाया है कि समय के साथ में काफी सारी चीजें इंप्रूव होती है और आप अगर डे 1 से ही उस पर काम करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाता है। अन्यथा फिर वही है कि मेरी तरह अटेम्प्ट देने पड़ेंगे फिर आपको भी। ठीक है, तो इस दिशा में थोड़ा सा ध्यान रखें कि हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अगर सरल शब्दों में कोई चीजें समझाई जा रही है तो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अपन ज्यादा इस पे डिस्कशन के बजाय क्वेश्चन पर लौटना चाहेंगे कि अच्छा, ये शेड्यूल वाला जो चैप्टर है वो हो सकता है कि एक दिन बाद में लेक्चर अपलोड हो तो ये क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, तो वो अपन देख लेंगे कि 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, मतलब किसका प्राइम मिनिस्टरशिप था, 1951 के अंदर 9th शेड्यूल डाला गया था जो कि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून जो थे उनको न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 में लाया गया। तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये जो पार्लियामेंट ही मतलब प्लेस कर सकती है 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो ये सही बात है। और वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट और नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। मतलब न्यायालय जो है 9वीं अनुसूची में जो मौजूद कानून है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। क्या ये सही बात है? तो ये दोनों की दोनों पूरी तरीके से सही बात है। इसके बारे में हो सकता है कि क्लास ऊपर नीचे हो जाए,
तो ये अनुसूची वाली जो क्लास है उसके अंदर और डिटेल में इस पे ऊपर बात जब आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसके अंदर बोथ 1 and C आंसर। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, मतलब मेन एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, क्या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं? नहीं भैया, ये तो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव ही विधायिका में से चुनी जाती है और आपस में समन्वय के द्वारा वर्क करते हैं वो तो, ठीक है। इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, तो क्या ये कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है? क्या अपन ने देखा था कि संसदीय शासन पद्धति में तो अस्थिर सरकारें होती है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाई जा सकती है, तो कंटिन्यूटी कैसे होगी, क्योंकि नीति तो बदल सकती है यहाँ पर। जबकि अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में ये कंटिन्यूटी वाली बात सही ठहरती है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। देखिए एग्जीक्यूटिव रिमेन रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के प्रति। ऐसा कैसे? तो एग्जीक्यूटिव निश्चित रूप से रेस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? लेजिस्लेचर के प्रति, क्योंकि उनको जो है वहां पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा वो जो है जवाबदेह है, उनको प्रश्नों के वहां पे जवाब देने पड़ते हैं, प्रतिदिन सभाओं में बैठना पड़ता है और उन प्रश्नकालों में प्रश्नों को के जवाब देने पड़ते हैं। तो ये मेरे को सही लग रहा है। डी ऑप्शन पढ़ लो। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट द इलेक्शन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट द इलेक्शन, ठीक है। ऐसा जो है इलेक्शन के, सरकार का मुखिया चुनाव के बिना नहीं बदला जा सकता। तो ये थोड़ा सा सही बात है, परंतु वैकल्पिक सरकार की जब अपन ने अवधारणा पढ़ी है तो वहां पर तो बदला जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो गया तो उसके साथ में विश्वास प्रस्ताव भी पारित करवाया जा सकता है, तो ये इस मामले में गलत हो गया, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का क्या फीचर, कौन सा फीचर नहीं है? देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इन इंडिया, सही बात है भैया, स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ पर। द पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो पावर जो है वो क्लियरली डिवाइडेड है क्या सेंटर और स्टेट में? सही बात है। 7वीं अनुसूची, राज्य सूची, राज्य सूची और संघ सूची, ठीक है। द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, ये भी है वैसे कि हमारे यहाँ पर जो है जो फेडरेटिंग यूनिट्स है वो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को 31 सीटें मिली है, राजस्थान को तो 10 ही मिली है, छोटे राज्यों को तो 1 ही मिलती है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरल यूनिट, फेडरेटिंग यूनिट, तो जो क्यों राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम है कि आपका भारत संघ? नहीं। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा कि भैया ये जो है हमारा जो है इंडियन फेडरलिज्म का जो है क्या नहीं है, फीचर नहीं है, क्योंकि ये तो अमेरिका में है कि वहां के राज्यों के बीच में समझौते के परिणाम स्वरूप जो है अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द, अच्छा पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्यों कहा जाता है? बिकॉज लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, लोकसभा जो है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये बात सही है। पर क्या ये संसदात्मक शासन पद्धति की मूलभूत विशेषता है क्या? देखो आगे, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, सही बात है, बात तो सही है, पर इस क्वेश्चन का आंसर है क्या? नहीं है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये भी सही बात है, परंतु इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति, यही तो संसदात्मक शासन पद्धति की आत्मा है, यही तो अपन ने पढ़ा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। Which one of the following schedule of Constitution of India contain provision regarding anti defection law? अगेन उसी अनुसूचियों से क्वेश्चन आ गया। ये जो है आपकी 10वीं अनुसूची है, इसके बारे में विस्तार से आपको क्लास में मिल जाएगा, डोंट वरी। We adopted parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from that model? ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मॉडल ब्रिटिश मॉडल से किस प्रकार से अलग है, हमारा जो मॉडल है वो किस प्रकार से अलग है? As regard legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India the power of Parliament to legislate is limited. देखो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात अपन ने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में कि लिमिटेड गवर्नमेंट है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है यानी कि पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च नहीं है, संप्रभु नहीं है, वो जो है न्यायिक समीक्षा के द्वारा, उसके द्वारा बनाए गए कानून न्यायिक समीक्षा के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकित किए जा सकते हैं, यानी कि वो लिमिटेड है। संसद जो है वो इतनी सर्वोच्च नहीं है जितनी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कोई भी काम कर सकती है, तो हमारी पार्लियामेंट इतनी ज्यादा क्या नहीं है, संप्रभु नहीं है। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल
constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitutional bench by the supreme court। तो क्या कोई भी अमेंडमेंट जो होता है, क्या पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी जो मैटर होता है उसको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी जो संवैधानिकता है क्या वो प्रमाणित की जाती है क्या? तो ये सही बात है कि भारत में संसद के किसी भी अधिनियम को की संवैधानिकता जो है के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक पीठ को भेजा जाता है, या भेजा नहीं भी जाता है तो जो है न्यायपालिका खुद बिठा लेती है। तो इस मामले में ये दोनों के दोनों करेक्ट आंसर है, यानी कि सी इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी is an essential feature that indicates that it is a federal in character। कौन सा ऐसा फीचर है जो कि बता रहा है कि फेडरल इन कैरेक्टर है इंडिया का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम? द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ए सेफगार्ड। अच्छा नोट तो नहीं पूछा इसमें, ठीक है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्ड, ये सही है आंसर। वैसे तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो संसदीयात्मक शासन पद्धति मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहा है ये। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज, तो रीजनल पार्टी से होते हैं। उसका फेडरल सिस्टम का चरित्र भारतीय राजनीति में कौन सी एक अनिवार्य विशेषता? अनिवार्य विशेषता की जब हम बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, नहीं। इसमें ये स्वतंत्र न्यायपालिका होना बड़ा जरूरी है ताकि जो है आपके जो है क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित रखना बड़ा जरूरी है, ताकि संघवाद से कोई भी छेड़छाड़ करने पर न्यायपालिका उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दे। संघ मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय दलों का निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, संघ विधानमंडल की घटक इकाई या निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं। इसके अंदर आंसर जो है आपके ए ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपन ने पढ़ा है कि फीचर था किसका? फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। अब जो है ये कुछ मेंस के क्वेश्चन है, देखते हैं टाइम कितना हो गया है, फिर इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। एक बार पानी पी लेता हूँ मैं। देखिए ये मेंस के क्वेश्चन है, इसके डायमेंशंस अपन जो है वो कवर करेंगे। इनके बारे में जो है आप जो है आंसर लिख सकते हैं कमेंट के अंदर, खुद मतलब है ना, आपके कमेंट पढ़ने वाले उसको पीयर रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद भी लिख के अपने दोस्त को चेक करवा सकते हैं। मैं डायमेंशन जो है इन क्वेश्चंस के खोल देता हूँ। संवैधानिक रूप से गारंटी कर, ये इधर देखो, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज ए प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता कितनी जरूरी है? वो इतनी क्यों जरूरी है? पहली बात तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के जो एक दिन पहले जो अपनी क्लास पढ़ी है फीचर वाली, उसके अंदर जो भी कार्यकाल की सुरक्षा हुई या फिर जो है आपके अवमानना वाली बात हुई, उनकी चर्चा नहीं की जा सकती। महाभियोग वाली जो बात हुई, वेतन भत्ते के संचित निधि पर भत्ते, संचित निधि पर भारित वाली जो बात हुई, ये तमाम सारी बातें लिखकर फिर इनकी स्वतंत्रता न्याय मतलब डेमोक्रेसी के लिए कितनी जरूरी है? डेमोक्रेसी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका जो है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कार्यपालिका और विधायिका तो दोनों एक ही है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रही तो कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संविधान सम्मत है या नहीं, उसकी समीक्षा वो कैसे कर पाएगी? अगर वो नहीं कर पाई तो नागरिकों की स्वतंत्रता किस प्रकार से सुरक्षित रह सकती है? नागरिक अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार से सुरक्षित रह सकती है? तो इस मामले में लोकतंत्र जो है, जो कि लोगों को केंद्र में रखकर जो शासन चलाना चाहिए था, वो तो समझौता किया जा सकता है उससे। तो स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए जरूरी है ताकि डेमोक्रेसी जो है वो इंश्योर की जा सके, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो उसकी प्री रिक्विजिट है। जब तक इंडिपेंडेंस जो जो जुडिशरी नहीं होगी तब तक जो है आपके मोंटेस्क्यू की जो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा है, या जो आपकी कार्यपालिका और न्याय विधायिका है, उसके असंवैधानिक कार्यों या नागरिक स्वतंत्रताओं को हनन करने वाले कार्यों को रोकेगा कौन? वो स्वतंत्र न्यायपालिका ही रोकेगी। तो वो इस रूप में इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोच टू द पार्लियामेंट्री सॉवरेन। तो ब्रिटिश से किस प्रकार से अलग है हमने बता ही दिया है कि भैया वहां पे संसद संप्रभु है। वो तमाम सारी बातें जो अपन ने बोली है इसके अंदर वो लिख सकते हो, स्लाइड में भी देख सकते हो। और जो है आपके संसद वहाँ के पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है आपके
निचले सदन का सदस्य जो है वो पीएम होता है कि नहीं होता, वो वाली बात लिख सकते हो। फिर इसके बाद में 6 महीने में शपथ वाली बात लिख सकते हो। इसके अलावा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें उसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वहां पर जो राज्यसभा है या वहां पर जो विशिष्ट व्यक्तियों की जो सभा है उसमें राज्यसभा की तरह जो है राज्यों की आवाजों की बात नहीं की जाती है, यानी कि फेडरल सिस्टम जो वहां पर नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम है। ठीक है, तो ब्रिटिश किस प्रकार से संसद के संप्रभुता पर विश्वास करते हैं, वहां पर न्यायपालिका की कोई जो है मतलब जो है औकात, या फिर ऐसा कहोगे न्यायपालिका के पास में बहुत ही कम शक्तियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो न्यायपालिका और संसदीय संप्रभुता के बीच में समन्वय है, या फिर जो है संसदीय सर्वोच्चता पर न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो है आप देखोगे लिखित संविधान है। ठीक है, वहां पर लिखित संविधान भी नहीं है, मूल अधिकार सारी चीजें लिखित है, और उसको न्याय प्राप्ति के लिए जो है संविधान वहां पे सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। तो ये तमाम सारी बातें लिखी जा सकती है इसके अंदर। और भी डायमेंशन अगर आपके कोई दिमाग में आते हैं तो वो भी लिखे जा सकते हैं कि ब्रिटिश और इंडियन अप्रोच को जो हमने किया है डिस्कशन, उसी के अंदर आप जो है ये चीजें देख सकते हो। ब्रिटिश और इंडियन अप्रोच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये देखो ये ब्रिटेन से किस प्रकार से अलग है, तो ये लिख दो कि संसद सर्वोच्च नहीं है, राष्ट्रपति निर्वाचन, और हमारे यहाँ पर जो है वहां पर किस प्रकार से राजशाही है। ठीक है, ये वाली बातें लिख के, और भी जो मतलब ये क्या होता है कि क्वेश्चन डायनेमिक होता है कि करंट सिचुएशन के आधार पर जो है आप किस प्रकार से और इसको बेहतर बना सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो 101वां जीएसटी का जो संशोधन आया है वो ये अकोमोडेटिव फेडरलिज्म है। कैसे? तो भैया जैसे जैसे समय काल परिस्थितियां बदली है, तो एक राष्ट्र एक कर एक समय की मांग थी, तो हमने ये लाया, परंतु इसके साथ में जीएसटी परिषद का जो निर्माण किया है उसमें किस प्रकार से फेडरल भावनाओं को डाला है कि राज्यों का भी वोट उसमें दिया गया है। राज्यों की सहमति के बिना न तो ये लाया गया था जीएसटी, आधे राज्यों की सहमति अनुमोदन मिला था इसके अंदर, और न ही यहाँ पर निर्णय या फिर जीएसटी जो लिस्ट है, जो उसकी टैक्सेशन की जो लिस्ट है उसमें परिवर्तन करने से पहले भी जीएसटी परिषद की बात सुनी जाती है। तो ये इस संदर्भ में जो है अकोमोडेटिव स्पिरिट जो है, किस प्रकार से बदलते हुए समय के साथ में भी फेडरलिज्म का जो तड़का हमने लगाया है। ऐसा कैसा आप नीति आयोग के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि नीति आयोग का निर्माण बदलते हुए डिमांड के अनुसार, विशेषज्ञों और तमाम सारी डिमांड के साथ में हमने किस प्रकार से गवर्निंग काउंसिल के अंदर जो है आपके राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है, या फिर यूं कहो कि राज्यों के बीच में किस प्रकार से सहकारिता बढ़ाई जाए, किस प्रकार से सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाए, उसके लिए नीति आयोग कई सारे इंडेक्स जारी करता है। while the national political parties in India favor centralization and regional party in favor of state autonomy। आपको पता ही है, टीएमसी ले लो, आप डीएमके ले लो, या फिर और दूसरी रीजनल पार्टियां ले लो, वो कहते हैं भैया कि हमको तो जो है फेडरल सिस्टम में और ज्यादा मजबूती चाहिए, अवशिष्ट शक्तियां हमको दो, और ये तमाम सारी बातें जो जितने भी आपके आयोग गठित हुए हैं सहकारिता सरकारिया और पूंछी से पहले भी एक मतलब एक दो आयोग थे जो कि जो है आपको सेंट्रलाइजेशन की के विरुद्ध जो है फेडरल सिस्टम को मजबूत करने के लिए है बातें करते हुए नजर आएंगे। तो उनका एग्जांपल आप डाल सकते हो। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इंडिया फेवर्स सेंट्रलाइजेशन। हाँ, तो नेशनल पार्टियां इसलिए कहती है सेंट्रलाइजेशन ताकि वो सारी की सारी पावर्स जो है वो एंजॉय कर सके, क्योंकि नेशनल पार्टी जो है वो हमेशा सेंटर में ही प्रोमिनेंट रहती है, जबकि स्टेट पार्टी सेंटर में कभी नहीं आ सकती। वो तो अपने स्टेट में ही अपनी जो है क्षेत्रवाद जो है आपके भाषावाद इनका सहारा लेते हुए राजनीति करती है, और इस आधार पर किस रूप में वो आगे बढ़ती है। इसी डायमेंशन को लेते हुए हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि नेशनल पार्टी जो है वो हमेशा से ही सेंट्रलाइजेशन के फेवर में रही है, और जो स्टेट ऑटोनॉमी के फेवर में रही है कौन, रीजनल पार्टियां, वो इस रूप में रही है कि आप हाँ वो ये तमाम सारे जो भी कंटेम्प्रेरी एग्जांपल है, जैसे अभी तमिलनाडु वाला विवाद है, उसके लिए भी आप डाल सकते हो, कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल डाल सकते हो।
ठीक है। आप इवन जो है जैसे सीबीआई वाला भी आपके आगे वाला क्वेश्चन ही आ रहा है, वो भी ये बता रहा है कि सीबीआई जो है वो एफआईआर और कंडक्टिंग प्रोब विद इन ए पर्टिकुलर स्टेट इज बिगिन क्वेश्चन बाय वेरियस स्टेट। ठीक है, सीबीआई जो का जो जुरिस्डिक्शन है उसके रिगार्डिंग जो है कई सारे क्वेश्चन राइज किए जाते हैं कई सारे स्टेट्स के द्वारा। हाउएवर द पावर ऑफ स्टेट to withhold consent to the CBI is not absolute, explain with special reference to the फेडरल कैरेक्टर सिस्टम। देखो यहाँ पर ये है ना कि भाई सीबीआई को कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो उसके राज्य के प्रमुख जो होता है वहां से अनुमति लेनी पड़ती है। वेस्ट बंगाल के संदर्भ में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ही क्वेश्चन जब बदल के आएगा तो ईडी के संदर्भ में भी आ जाएगा। तो किस प्रकार से फेडरल सिस्टम को इंश्योर करने की दिशा में ये सारे के सारे कदम उठाए गए हैं कि सीबीआई सहमति से रोकने की राज्यों की शक्ति पूर्ण नहीं है। भारतीय संघीय चरित्र में इसको जो है करना था। अधिकार क्षेत्र विभिन्न राज्यों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जब यूपीएससी ने पूछा था तब सीबीआई वाला मामला जो है काफी ज्यादा जो है न्यूज में रहा होगा, इसलिए वो उन्होंने पूछा था उस समय। देखो इसके लिए क्या होता है कि जैसे कंटेम्प्रेरी जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए एडिटोरियल्स जो होते हैं, स्पेशली आप इंडियन एक्सप्रेस देख लो या फिर जो है दैनिक जागरण, ठीक है, दैनिक भास्कर में भी काफी अच्छे एडिटोरियल आते हैं। तो इन एडिटोरियल्स को पढ़ते रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन जो आते हैं जो कि मतलब है ना जो करंट का पुट लिए हुए होते हैं, तो उनके लिए ऐसी चीजों को पढ़ना बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसके बाद में आप देखो, डू यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर रादर देन द बेस्ड ऑन द चेक एंड बैलेंस। तो भैया हमने स्ट्रिक्ट जो है सेपरेशन ऑफ पावर नहीं अपनाया, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो विधायिका और कार्यपालिका समन्वय विद्यमान है। तो उसके बावजूद हमने चेक एंड बैलेंस अपनाया। कैसे? तो भैया कार्यपालिका जो है विधायिका पर भी नियंत्रण रखती है, विधायिका कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। विधायिका कार्यपालिका पर तो प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और जो है आपके तमाम सारे जितने भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नियंत्रण रखती है ना, प्रश्नकाल के द्वारा नियंत्रण रखती है, बजट एलोकेशन तमाम सारी चीजों के लिए नियंत्रण रखती है। जबकि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के मुद्दों को ही तैयार करती है। इवन मेजोरिटी वाली पार्टी ही तो कार्यपालिका होती है, तो वो उनके मुद्दों को तैयार करती है। बहुमत दल के नेता भी मंत्रिपरिषद के ही होते हैं। तो ये इस रूप में जो है चेक एंड बैलेंस है। इसी प्रकार से आप न्यायपालिका को देखो तो न्यायपालिका इन दोनों पर चेक एंड बैलेंस इस रूप में आरोपित किए हुए हैं कि भैया अगर या तो न तो कार्यपालिका न ही विधायिका ऐसा कोई कानूनी आदेश जारी करेगी जो कि संविधान के विरुद्ध होगा। अगर विरुद्ध होता है तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन, रिट याचिका, तमाम सारे पॉइंट इसके अंदर जो अपन पढ़ेंगे बाद में तो वो डाल सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे तो न्यायपालिका पर ये कैसे नियंत्रण करते हैं, तो न्यायपालिका से संबंधित नियम अधिनियम जो है वो आपके विधायिका पारित कर सकती है। कार्यपालिका जो है वो नियुक्ति के संदर्भ में या फिर इसी कॉलेजियन सिस्टम के द्वारा होता है, परंतु फिर भी काफी हद तक जो है वो नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखोगे द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज बीन इंक्रीजिंगली emphasized in the recent year, highlight the drawback in the existing structure and the extent with the which cooperative federalism would answer the shortcoming। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हाल ही के वर्षों में सहकारी संघवाद की अवधारणा अधिक जोर दिया गया है, मौजूदा ढांचे में कमियों को उजागर करे। तो मौजूदा ढांचों में कमियों को उजागर करना बताया कि सहकारी संघवाद किस हद तक कमियों को दूर करेगा। तो ये हाल ही में सरकारी संवाद मैंने बताया था ना आपको, ये नीति आयोग के संदर्भ में पूछा गया होगा। तो जो नीति आयोग ने जो डिसीजन लिया था, मतलब जो गवर्निंग काउंसिल वाला जो डिसीजन है या नीति आयोग को लाने का जो डिसीजन है, वो किस प्रकार से मतलब है ना वो कमियों को उजागर करता है, कमियों को मतलब है ना सुधारने के लिए एक कदम उठाता है कि भाई ये योजना आयोग केंद्रीकृत एक रूप में काम करता था, जबकि ये जो है गवर्निंग काउंसिल के रूप में जो है राज्यों को भी पर्याप्त महत्व देता है। ये जो है आपके टॉप डाउन अप्रोच पर काम नहीं करता, ये बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है, ये हेलीकॉप्टर अप्रोच पर काम करता है। देखो एक तो होता है हेलीकॉप्टर अप्रोच यानी कि जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, बॉटम अप अप्रोच के ऊपर काम करता है। ये आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पर काम करता है कि राज्यों और संघ के बीच में, संघ और राज्यों के बीच में, राज्यों और राज्यों के बीच में दुश्मनी नहीं है, आपसी सहकारिता से काम करने पर बल देता है। ये प्रतिस्पर्धी संघवाद पर बल देता है। नीति आयोग कई सारे इंडेक्स जारी करता है। नीति आयोग जो है आप चल स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, इन सब के ऊपर इंडेक्स जारी करके राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का काम करता है। तो ये इस संदर्भ में जो है हमको इसका
आंसर करना था। यद्यपि हमारे संविधान में संघीय सिद्धांत प्रमुख है, यह सिद्धांत इसकी बुनियादी विशेषताओं में से एक है। संघीय सिद्धांत बुनियादी विशेषताओं में से एक है, बताना अपन को, ठीक है। लेकिन यह मत उतना ही सच है कि भारतीय संविधान में संघवाद एक मजबूत केंद्र के पक्ष में है। हालांकि संघवाद का हमने वादा किया, परंतु ये मजबूत केंद्र के पक्ष में है, ठीक है। एक विशेषता जो मजबूत संघवाद की अवधारणा के खिलाफ है, चर्चा कीजिए। एक विशेषता जो मजबूत संघवाद की अवधारणा के खिलाफ है, चर्चा कीजिए। तो ये जो अभी अपन ने लास्ट में ही पढ़ा था ना, यहां से इसका आंसर आप निकाल सकते हो कि ये देखो, ये किस प्रकार से भैया एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था है, ठीक है। तो ये इस संदर्भ में इन सारे ही एग्जाम्पल को इस्तेमाल करते हुए जो है हम इसका जो है वास्तविकता में इसको लागू कर सकते हैं। या फिर आप देखो कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जा रही है ना, ये वाला पॉइंट भी आप वहां पर एक विशेषता जब पूछ रहे हो वहां पर डाल सकते हो कि यही राज्यपाल है जो राज्य के विधेयकों पर वीटो लगाता है। यही वो राज्यपाल है जो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल या तमाम सारे मामलों पर राज्यों में निगरानी करता है। यही वो राज्यपाल है जो मतलब है ना, राज्य पर, राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। तो ये सशक्त केंद्र बनने के पक्ष में जो है केंद्र के सेनापति के रूप में राज्य में काम करता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है इन क्वेश्चंस का आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो, हाँ ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। देखो इनमें क्या है कि इनके आंसर या तो अगर आप चाहते हो कि हम इसमें कुछ ऐड ऑन करें या आपका रिव्यू करें, तो आप कमेंट में एक बार करने की कोशिश करो, ठीक है। या तो पीयर रिव्यू के द्वारा, या फिर हम भी एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे इनके आंसर का जो है रिव्यू करने की। तो आप इस दिशा में पढ़ते रहें, किताबें पढ़ते रहें, क्लास देखने के बाद में किताबें निश्चित रूप से पढ़ें, अपने नोट्स खुद बनाए, गांठ दे के बांध ले, दूसरों के नोट्स कॉपी नहीं करना है, ठीक है। आप कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप जो है किताब पढ़ के उसमें एड ऑन करो। जब तक एड ऑन नहीं करोगे, जब तक अपने नोट्स खुद नहीं बनाओगे, डिटो कॉपी तो किसी की नहीं कर सकते अपन, आप खुद नहीं बनाओगे खुद के नोट्स, आपकी प्रकृति क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके नोट्स बनते हैं, ना कि किसी के भी नोट्स उठा के पढ़ाए जा सकते हैं। तो हमें जो है किताबों पर ज्यादा रिलाई करते हुए, चार पांच चीजों को इकट्ठा लेते हुए, हमारी क्लास को समझते हुए, समझ के आधार पर जो भी नए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है आरपीएससी यूपीएससी के, उनको डील करना है। तो उसके लिए किताबों का सहारा जरूर लेवे, ठीक है। और कुछ किताबें मैंने आपको बता भी दी है, तो उन किताबों का आप अध्ययन करें, ठीक है। धन्यवाद आज की क्लास लेने के लिए। आज वही चीज़ हो गई है, पहले क्या है कि क्लास रिकॉर्ड हुई थी पर माइक लगाना छूट गया, तो अब वो क्लास पूरी पूरी वापस से रिकॉर्ड की है, तो इसलिए देर हो गई है। बाकी ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।